हेलो, आवाज आ रही है? राधिका, गौरव। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बच्चों। क्लियर है आवाज? यस मैम। चलिए, आज क्या पढ़ोगे? बोलो। भारत की खोज में आपका कहाँ तक हो गया था? फिफ्थ चैप्टर। 6 चैप्टर रीड हुआ था ना? मैम फिफ्थ। 5th चैप्टर रीड हुआ था, 6 चैप्टर रीड हुआ था कि नहीं हुआ था? पहले ये बताओ, देख के बताओ, कॉपी निकाल लो, बताओ। हाँ बताओ। 5th वाला रीड हो गया था, उसके क्वेश्चन आंसर भी हो गए थे आपके? यस मैम। पूरा कंप्लीट हो गया था? क्वेश्चन बोलिए, क्या क्या करवाए थे हम? चैप्टर 5th जो था आपकी नई समस्याएं, उसमें हमने क्वेश्चन क्या क्या बोला था, बताइए। यस मैम, बता रहे। मैम पहला क्वेश्चन है मैम लघु उत्तरीन का। मैम माने कि इलाके जीतने के बाद भी अकबर अरब भारत में सिंध से आगे हाँ, आगे अरब क्यों ना भारत में बढ़ सिंध से आगे सके। क्यों ना बढ़ सके। सेकंड क्वेश्चन ये करवाए थे कि इस्लाम धर्म भारत में किस प्रकार फैलता गया, ये भी कराए हैं। यस मैम। ठीक। उसके बाद हमने कराया था महमूद गजनवी के आक्रमण से किन भागों में क्षति हुई तथा कौन से भाग बचे रहे, ये वाला भी बोले थे। यस मैम। ठीक। फिर बाबर कौन था, उसके व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए, ये वाला हुआ है। यस मैम। ठीक। उसके बाद है आपका आरंभिक दिनों में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य काम क्या था, ये वाला भी है। यस मैम। ठीक। नादिर शाह कौन था, उसके आक्रमण से दिल्ली की क्या दशा हुई, यस मैम। ये भी हुआ है। ठीक। फिर नेक्स्ट था हैदर अली के व्यक्तित्व के आधार पर उसकी विशेषताएं लिखिए, ये हुआ है। मैम क्या थी? हैदर अली। हैदर अली नो। अच्छा, ये हुआ, ये वाला क्या है, मुगल साम्राज्य खंडित होने का असली कारण क्या था। यस मैम। यस मैम। ठीक, ये हुआ है। और फिर उसके बाद हमने ये, यदि इंग्लैंड भारत का बोझ ना उठाता तो भारत की दशा कैसी होती, यस मैम। यस मैम। ये भी है। और फिर उसके बाद क्या कराए हैं, अब तुम लोग बताओ क्या क्या मैम बताए हैं। दीर्घ उत्कीर्ण प्रश्न। दीर्घ में लघु का बस इतना ही कराए थे। मैम लघु में 8 कराई हैं आप आज। 8 कराए हैं ना, ठीक है। तो दीर्घ में हमने क्या क्या बोला था कि भारत और अरब के संबंध किस प्रकार मजबूत होते गए। ठीक। यस मैम। और मैम शिवाजी और कौन थे, उनका नाम भारतीय इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है। और और कौन मैम सा कराए थे? मैम तीसरा नेहरू जी के अनुसार तकनीकी भारत और तत्कालीन भारत अमेरिका की परिस्थितियों में क्या तो उसके बाद बताइए। मैम बस 3 ही है। चलिए, यही हुआ है ना, 3 हुए ना। यस सर। अब चलो चैप्टर नंबर 6 जो है आपका, क्या था 6 का अंतिम दौर 1, यही है ना, उसमें का कंप्लीट हो गया चैप्टर नंबर 6। अंतिम दौर, अंतिम दौर। 1 मिनट रुको। मतलब 5th तक आपका रीड भी हो गया था और कंप्लीट भी हो गया है ना।
Yes, यस ma'am. मैम। एक है, ठीक है, अंतिम दौर एक। ठीक, चलिए इसके क्वेश्चन से लिखिए। पहला है आपका, दिख रहा है ना सबको? क्यों, सबको दिख रहा है? बोलो Yes, बच्चों। ma'am. ठीक है, फर्स्ट है आपका लघुत्तरी प्रश्न। या ऐसा ना करें आप लोगों को बेटा कि हम पीडीएफ बना के भेज दें, क्यों ग्रुप पे? मैम क्यों? चैप्टर नंबर देखो, फिफ्थ का तो कंप्लीट हो गया है, रीड भी हो गया, कंप्लीट हो गया है, ठीक। यस सिक्स मैम। का क्यों ना हम पीडीएफ बना के चैप्टर नंबर 6 का आपके ग्रुप पे भेज दें? हाँ मैम भेज दीजिए। मैम भेज दीजिए। ठीक, क्योंकि टाइम भी हो जाएगा, या जैसा बोलो रीड करते हैं, ठीक है, यस मैम चैप्टर पहले नंबर से 6 रीड मैम करते हैं। वीडियो भेज हाँ दीजिएगा। ठीक, चलो तो फाइनल यही ना, अगर टाइम रहेगा तो हम लिखवा देंगे आपको। यस मैम। ठीक, चलो तो क्या अब हम लोग को कहाँ तक पढ़े थे? फिफ्थ तक तो पढ़ चुके हैं ना? Yes, यस मैम। ma'am. अब क्या पढ़ना हम लोग को? निकालो। यूनिट 2 का आपका वो बताओ हमको जरा। चैप्टर यूनिट 2 में फिफ्थ और सिक्स है ना? यस मैम। Yes, ma'am. चलिए अंतिम दौर एक निकाल लो। Yes, ma'am. भारत आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से क्या था, ठीक है। भारत आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से, मिल गया सबको? Yes, ma'am. भारत पेज आर्थिक और नंबर राजनीतिक। 92। Yes, ma'am. मिल गया है। मिल गया, चलो यहाँ पे लिखा है, हम पहले पढ़ते हैं फिर समझा रहे हैं इसमें, कि भारत राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से पहली बार एक अन्य देश का पुच्छल बनता है। मतलब क्या है पुच्छल? मतलब एक तरीके से उसके पीछे चलना, ठीक है। भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना उसके लिए एकदम नई घटना थी। जो भारत में अंग्रेजी राज था उसकी स्थापना उसके लिए क्या थी? एकदम नई घटना थी, जिसकी तुलना किसी और राजनीतिक अथवा आर्थिक परिवर्तन से नहीं की जा सकती। इनकी जो घटना थी उसकी तुलना किसी और राजनीतिक अथवा आर्थिक परिवर्तन से नहीं किया जा सकता था। भारत पहले भी जीता जा चुका था, जो भारत था हमारा वो पहले भी जीता जा चुका था, लेकिन ऐसे आक्रमणकारियों द्वारा जो उसकी सीमाओं में आकर बस गए और अपने को भारत के जीवन में शामिल कर लिया, उसे शामिल कर लिया, उसने अपनी स्वाधीनता कभी नहीं खोई थी और वह कभी गुलाम नहीं बना था। भारत कभी ऐसी राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था में नहीं बंधा था। जो हमारा भारत था वह
ऐसी राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था में नहीं बंधा था जिसका संचालन केंद्र उसकी धरती से बाहर हो। वह कभी ऐसे शासक वर्ग के अधीन ना रहा जो अपने मूल और चरित्र दोनों में स्थायी रूप से विदेशी था। मतलब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि भारत पहले भी जीता जा चुका था, लेकिन ऐसे आक्रमणकारियों द्वारा जो उसकी सीमाओं में आकर बस गए। मतलब भारत की जो सीमा थी उसके अंदर तक आके लोग क्या हुए थे, जो आक्रमणकारी थे वो बस चुके थे और अपने को भारत के जीवन में शामिल कर लिया। अपने को क्या किया, भारत का जो जीवन था, तौर तरीका था, रीति रिवाज थी, उसको शामिल कर लिया। उसने अपनी स्वाधीनता कभी नहीं खोई, मतलब उसने अभी कभी भी अपनी स्वाधीनता नहीं खोई थी और वह कभी गुलाम नहीं बना था। कौन? भारत। जो भारत में लोग बसते गए वो उसी को अपना लिए, उसने कभी अपनी स्वाधीनता को नहीं खोया। भारत कभी ऐसी राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था में नहीं बंधा। जो हमारा भारत है वो कभी भी राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था में इस तरह से नहीं बंधा था जिसका संचालन केंद्र उसकी धरती से बाहर हो। मतलब कि हमारा जो भारत है उसके अपनी खुद की राजनीति थी, अपनी आर्थिक व्यवस्था थी। वो नहीं चाहता था कि हमारा संचालन, हमारा गुजारा या हमारा जो तौर तरीका है वो दूसरे लोग कोई बताएं। ठीक, भारत खुद अपने तौर तरीके को अपनाया है। वह कभी ऐसे शासक वर्ग के अधीन नहीं रहा, कभी भी ऐसे वर्ग के अधीन मतलब उसके पास नहीं रहा, उसके साथ नहीं रहा जो अपने मूल और चरित्र के दोनों स्थायी रूप से विदेशी था। जो अपने मूल रूप से भी विदेशी है और जो अपने चरित्र से भी विदेशी हो, ऐसा ऐसे लोग से भारत हमारा दूर था। उसके आगे पढ़िए। नया पूंजीवाद सारे विश्व में जो बाजार तैयार कर रहा था उससे हर सूरत में भारत के आर्थिक ढांचे पर प्रभाव पड़ना ही था। लेकिन वो परिवर्तन हुआ वह स्वाभाविक नहीं था और उसने भारतीय समाज के पूरे आर्थिक और संचारात्मक आधार का विघटन कर दिया। यह ऐसी व्यवस्था थी जिसका संचालन बाहर से होता था, जो उस पर लाद दी गई थी। भारत ब्रिटिश ढांचे को औपनिवेशिक और खेतिहर चूल्हा बन कर रहा गया। अंग्रेजों ने अपने अंग्रेजी नमूने का अनुसरण करते हुए बड़े जमींदार पैदा किए। उनका लक्ष्य था लगाना की शकल में अधिक से अधिक रुपया जल्दी से जल्दी इकट्ठा किया जाए। इसलिए एक ऐसे वर्ग को पैदा करना जरूरी समझा गया जिसके स्वार्थ अंग्रेजों का स्वार्थ से अभिन्न हो। इसमें अब क्या बताया जा रहा है, जो हमारा नया पूंजीवाद था वो सारे विश्व में जो बाजार तैयार कर रहा था, एक तरीके से मार्केट के रूप में आया था जिसमें हम निवेश करते हैं। ठीक है, उससे हर सूरत में भारत के आर्थिक ढांचे पर प्रभाव पड़ना ही था। जो उसका आर्थिक रूप था, किसका? सूरत का। ठीक है, जो सूरत में भारत के आर्थिक ढांचे पर प्रभाव पड़ना ही था। लेकिन जो परिवर्तन हुआ वो स्वाभाविक नहीं था। लेकिन जो परिवर्तन हो रहा था वो स्वाभाविक नहीं था, आर्टिफिशियल था। ठीक है, और उसने भारतीय समाज के पूरे आर्थिक और संरचनात्मक आधार का विघटन कर दिया। उसने क्या किया? भारतीय जो समाज था हमारा और पूरे आर्थिक और संरचनात्मक आधार का विघटन किया। मतलब उसने क्या किया? जो हमारा पूरे भारतीय समाज के आर्थिक व्यवस्था की संरचना के आधार पर उसने क्या किया? विघटन, मतलब उसका विभाजन किया। ठीक है, टुकड़ा करना, भाग में बांटना। यह ऐसी व्यवस्था थी कि जिसका संचालन बाहर से होता था, लेकिन यह ऐसी व्यवस्था थी जिसको हम संचालित कहाँ से कर रहे थे? भारत के बाहर से, जो उस पर लाद दी गई थी।
भारत ब्रिटिश ढांचे का उपनिवेशक और खेतिहारी पुच्छल बन कर रह गया। अब भारत क्या हुआ, जो हमेशा से जीतता था, आगे रहता था, किस क्या हो गया, वो ब्रिटिश ढांचे का क्या रह गया, एक पुच्छल। पुच्छल मतलब पीछे, उसके पीछे की तरह ब्रिटिश के पीछे ही चलने लगा। ठीक है। अंग्रेजों ने अपने अंग्रेजी नमूने के अनुसरण करते हुए बड़े जमींदार पैदा किए। जो अंग्रेज थे, उन्होंने अंग्रेजी नमूने का अनुसरण करते हुए बड़े जमींदार पैदा किए। उनका लक्ष्य था कि लगान की शक्ल में अधिक से अधिक रुपया जल्दी से जल्दी इकट्ठा हो। जो लगान दिया जाए उसमें क्या करें, इनका क्या था कि अधिक से अधिक हम उनसे रुपए लें और उसे इकट्ठा किया जाए। कौन लोग सोचते थे, ब्रिटिश लोग सोच रहे थे। ठीक है, जो अंग्रेज थे वहां के। इसलिए एक ऐसे वर्गों को पैदा करना जरूरी समझा गया जिसके स्वार्थ अंग्रेजों के स्वार्थ से अभिन्न हो। लेकिन इसके लिए एक ऐसे वर्गों को पैदा करना था जिसका क्या हो, अंग्रेजों से भिन्न हो। उसके आगे नेक्स्ट कोई पढ़ेगा? यस मैम। ब्रिटिश शासन ने इस तरह अपनी स्थिति को सुधारा किया। इस व, इस, वा, इस वास्तव में मजिदार थे, राजा थे और सरकार ने विभिन्न महकमों में पटवारी गांव के मुखिया से लेकर ऊपर तक कर्मचारियों की बहुत बड़ी संख्या थी। सरकार के दो खास महकमे थे, मलगुजरी और पुलिस। इन दोनों के ऊपर हर जिले के क्लस्टर या जिला मजिस्ट्रेट होता था जो शासन की दूरी थी। अब क्या बताया जा रहा है यहाँ पे कि जो ब्रिटिश शासन था हमारा, वह इस तरह से अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया। इस व्यवस्था में जमींदार जो थे वो राजा थे, जो जमींदार थे वहां के राजा थे, और सरकार के विभिन्न महकामों में पटवारी, गांव के मुखिया से लेकर, जो गांव का मुखिया था उससे लेकर, और कर्मचारियों मतलब मुखिया से कर्मचारी तक क्या था, बहुत बड़ी संख्या थी, मतलब बहुत से लोग उसमें थे। सरकार के दो खास महकमे थे, एक मालगुजारी और एक पुलिस। किसके, जो सरकार थे उसके दो खास लोग थे, कौन थे, एक मालगुजारी था और एक पुलिस था। इन दोनों के ऊपर हर जिले में कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट होता था। इन दोनों के ऊपर हमेशा क्या था, हर जिले में क्या था, एक मजिस्ट्रेट हुआ करता था और एक कलेक्टर हुआ करता था, जो शासन को धुरी था, मतलब अपने अक्ष पर लिए रहता था। इस तरह भारत को साम्राज्यवादी उद्देश्यों के लिए बिना कुछ भुगतान किए अड्डे की तरह इस्तेमाल तो किया ही गया। अब क्या कह रहा है, जो भारत था हमारा साम्राज्यवादी था, उसके उद्देश्य को बिना कुछ भुगतान के, बिना कुछ पैसा दिए ही अड्डे की तरह, एक अड्डा मतलब कि किसी कई लोगों का वहां पर जमा होना, तो एक अड्डे की तरह इस्तेमाल तो किया ही गया। इसके अलावा उसे इंग्लैंड में ब्रिटिश सेना के एक हिस्से के प्रशिक्षण का खर्च भी उठाना पड़ा। इस राशि को कैपिटेशन चार्ज कहा जाता था। इस राशि को क्या कहा जाता था, कैपिटेशन चार्ज कहा जाता। वास्तव में भारत को ब्रिटेन के हर तरह के दूसरे खर्च भी उठाने पड़ते थे, लेकिन भारत को क्या करना पड़ता था, ब्रिटेन के हर तरह के दूसरे खर्चे भी उसको उठाना पड़ता था। ठीक। 19वीं शताब्दी के दौरान भारत में ब्रिटिश राज के इतिहास से किसी भी भारतीय को निश्चित रूप से मायूसी होगी और क्रोध आएगा। फिर भी इससे अनेक क्षेत्रों में अंग्रेजों की श्रेष्ठता का, यहाँ तक कि हमारी फूट और कमजोरियों से लाभ उठाने की क्षमता का पता चलता है। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। कोई दिक्कत किसी को ना समझ में आया हो? गौरव, राधिका, निखिल और कौन है? निखिल नहीं है क्या? रुद्राक्ष, लेट में आए हो? यस मैम। चलिए, अब क्या कह रहा है, नेक्स्ट आपकी क्या टॉपिक है आपका? भारत और इसकी, भारत की आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि समझ में आ गई। अब नेक्स्ट आपका क्या है?
भारत में ब्रिटिश शासन के विरोध भारत राम मोहन राय बंगाल में अंग्रेजी शिक्षा और समाचार पत्र। भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर विरोध, ठीक है। अब इसमें क्या बताया जाए, अंतर विरोध किसका हुआ, राजा राम मोहन राय का, और बंगाल में अंग्रेजी शिक्षा और समाचार पत्र का होने लगा। ठीक, कैसे? व्यक्तिगत रूप से अंग्रेजों ने जिनमें, जो व्यक्तिगत रूप था उनमें अंग्रेजों ने जिनमें शिक्षाविद, प्राचार्य, विद्या विशारद, पत्रकार, मिशनरी और कुछ अन्य लोग थे, पश्चात संस्कृति को भारत लाने में महत्वपूर्ण कार्य किया। ठीक, अंग्रेजी चिंतन और साहित्य और राजनीतिक परंपरा से भारत को परिचित कराने का श्रेय उन योग और उत्साही अंग्रेजों को ही है। अब इसमें क्या बताया जा रहा है, जो व्यक्तिगत रूप से अंग्रेजों ने शिक्षा सीखी थी, प्रचार विद्या, पत्रकार और भी कुछ अन्य जो लोग थे, ये सब क्या हैं, लोग हैं। ठीक है, पत्रकार हैं, और कौन है, शिक्षाविद हैं, जो शिक्षा ग्रहण करवाते हैं दूसरों को। ठीक है, इसके पश्चात जो हमारी पाश्चात्य संस्कृति थी, भारत लाने में महत्वपूर्ण कार्य किया। अंग्रेजी चिंतन और साहित्य और राजनीतिक परंपरा से भारत को परिचित कराने का श्रेय उन योग और उत्साही अंग्रेजों को ही है। किनको है, जो हमें क्या क्या दिए थे, व्यक्तिगत रूप से हमें क्या क्या मिला था, शिक्षाविद मिला था, प्रचार विद्या, पत्रकार, मिशनरी और कुछ अन्य लोग भी हमें मिले थे, जो पाश्चात्य संस्कृति को भारत लाने में महत्वपूर्ण कार्य किया था। इनको हमें इसलिए अंग्रेजों का यहाँ पे श्रेय मिलता है। ठीक है, जिन्होंने अपने चारों उत्साही भारतीय विद्यार्थियों को इकट्ठा कर लिया था। शिक्षा के प्रसार को नापसंद करने के बावजूद खुद ब्रिटिश सरकार को परिस्थितियों से मजबूर होकर अपनी बढ़ती हुई व्यवस्था के लिए लड़कों को प्रशिक्षित करके तैयार करने का प्रबंध करना पड़ा। इसलिए धीरे धीरे शिक्षा का प्रसार होने लगा। यह शिक्षा सीमित भी थी, या शिक्षा कैसी थी, सीमित भी थी, और गलत ढंग की भी और गलत तरीके की भी। फिर भी उसने एक नए सक्रिय विचारों की दिशा में दिमाग की खिड़कियां और दरवाजे खोल दिए। धीरे धीरे परिवर्तन क्या होने लगा, परिवर्तन आने लगा, और आधुनिक चेतना का क्या हुआ, हमारा प्रसार हुआ। यहाँ तक समझ गए? यस मैम। पेज नंबर 94 पढ़िए। नेक्स्ट कोई, रुद्राक्ष नील आप पढ़ो। पढ़िए। मैम मेरे पास अभी बुक नहीं है। कोई और पढ़ो। पढ़ो, राधिका तुम पढ़ो। यूरोप के विचारों से बहुत सीमित वर्ग प्रभावित हुआ, क्योंकि भारत अपनी दार्शनिक पृष्ठभूमि को पश्चिम की तुलना में बेहतर समझते हुए उससे उससे चिपका रहा। पश्चिम का वास्तविक आघात आघात और प्रभाव तो जीवन के व्यवहारिक पक्ष पर हुआ। नई तकनीक, रेलगाड़ी, छापाखाना, दूसरी मशीनें, दूसरी मशीनें, युद्ध के अधिक कारगर तरीके, यह सब ऐसी बातें थी जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती थी। सबसे प्रकट
सबसे प्रकट और व्यापक व्यापक परिवर्तन यह व्यापक हुआ कि खेतीहर खेतीहर व्यवस्था टूट गई और उसका स्थान व्यक्तित्व व्यक्तिक संपत्ति संपत्ति और जमींदारी ने जमींदारी ने ले लिया। मुद्रा केंद्रित अर्थव्यवस्था का चालन हुआ और जमीन बिकाऊ वस्तु हो गई। अब क्या बताया जा रहा है देश यहाँ पर कि यूरोप के विचारों से बहुत सीमित वर्ग प्रभावित हुआ। ये जो यूरोप के विचार थे उससे बहुत सीमित वर्ग ही प्रभावित हुआ, क्योंकि भारत था हमारा, अपनी दार्शनिक पृष्ठभूमि को पश्चिम की तुलना में बेहतर समझते हुए उससे चिपका रहा। उसने क्या समझा, जो हमारी दार्शनिक पृष्ठभूमि कहाँ की, पश्चिम की, वो हमसे ज्यादा बेहतर है और उसी से वो चिपका रहा। पश्चिम का वास्तविक आघात और प्रभाव तो जीवन के व्यवहारिक पक्ष पर हुआ। जो उसका आघात था, प्रभाव था, वो हमारे जीवन के व्यवहारिक पक्ष पर अवश्य हुआ। नई तकनीक, रेलगाड़ी जो थी, छापाखाना था, दूसरी मशीनें थी, युद्ध के अधिक कारगर तरीके, यह सब ऐसी बातें थी जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती, जिसकी हम उपेक्षा नहीं कर सकते थे, वो सब ऐसी बातें इसमें थी। सबसे प्रकट और व्यापक परिवर्तन यह हुआ कि खेतीहर व्यवस्था टूट गई। जो उनकी खेतीहर व्यवस्था थी वह टूटती चली गई और उसका स्थान व्यक्तिगत संपत्ति और जमींदार ने ले लिया। मुद्रा केंद्रित अर्थव्यवस्था का चलन हुआ और जमीन बिकाऊ वस्तु हो गई। जमीन क्या होने लगी, बिकने लगी। 18वीं शताब्दी में बंगाल में एक अत्यंत प्रभावशाली व्यक्तित्व का उदय हुआ। अब क्या हुआ, जो हमारा 18वीं शताब्दी में बंगाल में एक अत्यंत प्रभावशाली व्यक्तित्व का उदय हुआ। किसका? वे थे राजा राम मोहन राय। वे एक नए ढंग के व्यक्ति थे, वे एक नए सोच, नए तरीके के क्या थे, व्यक्ति थे, जिनमें प्राचीन और नवीन ज्ञान का मिल था। मतलब प्राचीन पुराने समय का भी उनके पास ज्ञान था और नवीन जो हमारे आधुनिक युग का भी ज्ञान था, नया ज्ञान भी उनके पास था। भारतीय विचारधारा और दर्शन की उन्हें गहरी जानकारी थी। जो भारतीय विचारधारा थी और दर्शन जो था उन्हें बहुत ही ज्यादा जानकारी, गहरी मतलब बहुत डीप नॉलेज थी उनको। ठीक है, वे संस्कृत, फारसी और अरबी के विद्वान थे। किसके विद्वान थे? संस्कृत के, फारसी के और अरबी के विद्वान थे। और हिंदू मुस्लिम संस्कृति के उपज भी थे। वह हिंदू और मुस्लिम की जो उनकी संस्कृति थी उनके उपज भी होते, जो उस समय भारत के सुसंस्कृत वर्ग के लोगों पर छाई हुई थी। उन्होंने अंग्रेजी और पश्चिम के धर्म और संस्कृत के स्रोतों की खोज के लिए ग्रीक, लातिनी और इब्रानी भाषाएं सीखी। पश्चिमी सभ्यता के विज्ञान और तकनीकी पक्षों ने भी उन्हें क्या किया, आकर्षित किया। अपने दार्शनिक अविद्वतापूर्ण झुकाव के कारण राजा राम मोहन राय अनिवार्य रूप से प्राचीन साहित्यों की ओर झुके। तुलनात्मक धर्म के अध्ययन की पद्धति के खोज करने वाले दुनिया के वह पहले क्या थे? दुनिया के पहले वे व्यक्ति थे, उत्साही व्यक्ति थे और शिक्षा के आधुनिक सांचे में ढाल क्या था यहाँ पर? आवाज आ रही है ना? यस मैम। चलो, क्या चीज बोल रहे थे हम? हाँ, आधुनिक सांचे में ढाल को उसे पुरानी पंडिताओं पद्धति के चंगुल से निकालने के लिए बहुत उत्सुक थे। उन्होंने गवर्नर जनरल को गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान,
और अन्य उपयोगी विज्ञानों की शिक्षा की आवश्यकता पर जोर देते हुए लिखा था। इन सबसे अधिक वे समाज सुधारक थे। आरंभ में उन पर मैम आवाज इल्जाम, बहुत धीरे आ रही है। नेटवर्क प्रॉब्लम होगी बेटा। अब आ रही है? क्लियर है आवाज? राधिका? यस मैम। चलिए, तो अब क्या बता रहा है कि इन सबसे अधिक वे समाज सुधारक थे। क्या था? इन सब में वे समाज सुधारक भी थे। आरंभ में उन पर इस्लाम का प्रभाव पड़ा। प्रारंभ में क्या हुआ था? उनके ऊपर इस्लाम धर्म का प्रभाव भी पड़ा और बाद में कुछ हद तक ईसाई मत का भी समर्थन उन्होंने किया, लेकिन वे अपने धार्मिक आधार पर दृढ़ता से जमे रहे। लेकिन वे क्या थे? उनकी जो धार्मिक आधार था उन पर वो दृढ़ता से जमे रहे, परंतु उन्होंने इस धर्म को उन कुरीतियों और कुप्रथाओं से मुक्त करने का प्रयास किया। उन्होंने क्या सोचा कि क्यों ना हम इस धर्म में हो रहे जो कुप्रथाएं, ठीक है, कुरीतियां हैं, उनको हम आजाद करें, मुक्त करने का उन्होंने बहुत ही अधिक से अधिक प्रयास किया। उसके संबंध हो गई। ब्रिटिश सरकार ने सती प्रथा पर रोक उन्हीं के आंदोलन के कारण लगाई थी। जो ब्रिटिश सरकार थी हमारी, सती प्रथा पे रोक किनके आधार पे लगाई थी? यही राजा राम मोहन राय के कारण ही लगाई थी। राजा राम मोहन राय भारतीय पत्रकारिता के प्रवर्तकों में से थे। सन 1780 के बाद भारत में अंग्रेजों ने कई अखबार निकाले। इन अखबारों में आमतौर पर सरकार की कड़ी आलोचना रहती थी, उन पर कड़ा सेंसर लगता था। पहला अखबार जिस पर भारतीयों का स्वामित्व था और जिसका संपादन भी भारतीयों ने किया था, 1818 में अंग्रेजी में निकला था। उसी वर्ष श्री रामपुर के बैप्टिस्ट पादरियों ने बंगाली में एक मासिक और एक साप्ताहिक पत्र निकाला। किसी भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाले या पहले पत्र थे। इसके बाद एक अंग्रेजी भारतीय भाषाओं में कलकत्ता में, मद्रास में, बंबई अखबार पत्रिकाएं बड़ी तेजी से निकलने लगी। क्या था? जो राजा राम मोहन राय थे, जो उत्साही प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, जो जिन्होंने क्या किया, जो कुप्रथाएं थी, कुरीतियों को रोक लगाए। किसके माध्यम से? ब्रिटिश सरकार के माध्यम से उन्होंने रोक लगाए सती प्रथा पर, और उसी के कारण ये आंदोलन भी रुके। और उन्होंने किसका संपादन किया? अखबार का, पत्रकार का संपादन किया, जो पत्रिकाएं तेजी से बढ़ती गई। राम मोहन राय की पत्रकारिता का गहरा संबंध उनके सुधारवादी आंदोलन से था। उनका समन्वयवादी और विश्वजनीन दृष्टिकोण कट्टर वर्ग के लोगों को नापसंद था और वे उनके बहुत से सुधारों का भी विरोध करते थे। पर उनके बहुत से समर्थकों में टैगोर परिवार था, जिसने बाद में बंगाल के पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राम मोहन राय दिल्ली सम्राट की ओर से इंग्लैंड के 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में ब्रिस्टल में उनकी मृत्यु हो गई। अब क्या हुआ था कि ये क्या किए, पत्रकारिता से इनका गहरा संबंध होता गया और सुधारवादी आंदोलन से था इनका मतलब संबंध, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, जो कट्टर लोग थे, जो इनको नापसंद करते थे, उनके सुधार का विरोध किया कि ये सुधार ना करें। और क्या किए, टैगोर जो परिवार था, जिसने बंगाल के पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वह दिल्ली सम्राट की ओर से इंग्लैंड गए। 19वीं शताब्दी में क्या हुआ, ब्रिस्टल में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक, तो यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को। इसमें क्या किया गया है, इसमें राजा राम मोहन राय के बारे में बताया गया, ठीक है। राय के बारे में इसमें चर्चा की गई है। इतनी चीज क्लियर है आप लोगों को? बताइए। यस मैम। सौरभ, शिवम, यस सबको मैम। समझ में? तो आप लोगों का 5th तक चैप्टर कंप्लीट हो गया है, रीड भी हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर भी 6 चैप्टर रीड होगा। नहीं भी पीडीएफ होगा तो हम आपको क्या करेंगे, प्रश्न उत्तर लिखवा देंगे और यूनिट 2 की तैयारी आप लोग कीजिए, ठीक है।
बाकी जो टॉपिक और बाकी है, अभी और भी टॉपिक इसमें बाकी है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है इतनी चीज? यस मैम। और यस कुछ मैम। पूछना है? नो मैम। लिटरेचर आपका कंप्लीट हो गया है ना, यूनिट 2 का? यस मैम। यस मैम। और लैंग्वेज लैंग्वेज गौरव मैम राधिका, लैंग्वेज अभी मैम नहीं एक हुआ है। बच्चा है। मैम बस लैंग्वेज एक में चैप्टर बच। बाकी ना। चलो यस किसी दिन हम लैंग्वेज करा देंगे, ठीक है। और संस्कृत मैम हो गया। चलिए ठीक है। बाकी अब जो चैप्टर बाकी है वो नेक्स्ट क्लास में हम कराएंगे, ठीक। थैंक यू बच्चों। यस। थैंक यू मैम। बाय मैम। बाय मैम।